किसानों का भारत बंद का ऐलान, जहां कर्मचारी मजदूर यूनियंस ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। तो सड़क पर किसान उतरने वाले हैं आज। कर्मचारी आपको बता दें, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में अलर्ट मोड पर पुलिस आ चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत के बाद भी कोई हल अब तक नहीं निकला है। कई जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है। लगातार इस पूरे मामले पर रहेगी हमारी नजर। आज किसानों के भारत बंद का जो ऐलान है, इसकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर कितना असर होगा, यह भी देखने की बात होगी। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारी मजदूर यूनियंस ने भी इसका समर्थन किया है और सड़क पर उतरकर आज किसान और कर्मचारी प्रदर्शन करने वाले हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा बॉर्डर पर भी हालात किस तरह से रहेंगे, ये भी आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। दरअसल कई जरूरी सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज का भारत बंद का जो कॉल है, उसका क्या असर रहने वाला है। तो प्रशासन की मुस्तैदी पूरी तरह से रहेगी। पहले भी हमने देखा किस तरह से जो है प्रदर्शन हमने किसानों का देखा और उस दौरान भी बड़ी संख्या में एकजुट किसान हुए थे। कई सेवाएं प्रभावित हुई थी और प्रशासन की सक्रियता रही थी। इस बार भी सक्रियता रहेगी। हालांकि दिन भर कैसा माहौल रहेगा, ये सब तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चलिए, ये खबर क्यों खास है ये भी आपको बताएं। जो अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं क्यों खास है। किसानों के बंद से आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ने वाला है। दरअसल किसानों ने भारत बंद का ऐलान सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक के लिए किया है। किसान और कर्मचारियों के बंद से यातायात, मनरेगा के काम पर असर पड़ सकता है। मतलब है कि आज सड़क पर कम गाड़ियां नजर आ सकती हैं। ऑफिस आने जाने में कुछ परेशानी भी हो सकती है। तो वहीं मजदूर वर्ग के लोग काम पर नहीं आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज जो प्रदर्शन होने जा रहा है, उस प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होंगी। सड़कों पर अलग अलग जगह पर किसान उतरेंगे और इससे आशीष पूरी तरह से रोजमर्रा की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। मजदूर और किसानों का जो मिला जुला यहां प्रदर्शन होने वाला है, उस प्रदर्शन के चलते ये प्रभाव पड़ सकता है और स्वाभाविक रूप से इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। और अभी की जो परिस्थितियां हैं वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर पर रहेंगी। लेकिन शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, अभी की परिस्थितियां दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर तो लगभग कमोबेश एक ही जैसी है, लेकिन किसानों का यहां कर्मचारी वर्ग भी समर्थन कर रहा है, मजदूर यूनियन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आशीष, यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो किसान आंदोलन काफी ऐसा बड़ा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भी किसानों की बड़ी संख्या है और मध्य प्रदेश भी एक किसान राज्य है। तो यहाँ पर जो किसान संगठन है वो सक्रिय है और कर्मचारी यूनियंस का भी सपोर्ट मिलने के बाद भोपाल में भी ऐसा माना जा रहा है कि किसान आंदोलन का असर हो सकता है। लेकिन कोई भी यहाँ पर ऐसा बड़ा किसान लीडरशिप नहीं होने के कारण या कोई एकजुटता होने के कारण इस तरह का कोई बड़ा असर देखने को मिलेगा या ये होगा कि शहर सड़कों में जाम होगा, इस तरह की स्थिति तो फिलहाल यहां पर मध्य प्रदेश में भोपाल में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन किसान संगठन है और यूनियन है, इन्होंने आंदोलन के लिए समर्थन दिया है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ छुटमुट स्थिति में यहां पर प्रदर्शन हो सकते हैं। यहां पर शिव कुमार शर्मा जो कक्का जी है, बड़े किसान नेता माने जाते रहे, लेकिन उन्हें भी 4 दिन पहले जब वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हें उसके बाद हिरासत में लेकर समझाइश दी गई थी। तो यहां भोपाल में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन यहां कुछ ट्रेनों से जो किसान नेता जो दिल्ली जाने की तरफ रुख करते हैं, उनको रोकने की कोशिश या कवायद पुलिस कर सकती है और ट्रेनों में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, चूंकि जो परिस्थितियां हैं वो अभी मिली जुली सी हैं, क्योंकि ज्यादा जो प्रदर्शन का असर है वो यही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर्स पर ही देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे क्या परिस्थिति रहेगी, इस पर बातचीत आपसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमपी यूथ कांग्रेस की। एमपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रिहा हुए हैं। विधायक विक्रांत भूरिया देर रात जेल से छूट चुके हैं। 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद थे विक्रांत भूरिया। आपको बता दें कि विक्रांत भूरिया रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई। और रिहाई के बाद विक्रांत ने कहा ये संघर्ष की शुरुआत है, संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भोपाल से जानकारी आपको दे रहे हैं। रोजगार दो या गिरफ्तार करो आंदोलन के तहत विक्रांत को गिरफ्तार किया गया था। के दबाव से और संघर्षों से आज
हमें रिहा करा गया है। ये संघर्ष की शुरुआत है। जिस तरह से 13 तारीख को रोज़गार को लेकर हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करा था और जो हमारी मुख्य मांगे थी कि जिस तरह से जो परीक्षाएं नहीं हो रही थी, परीक्षा हो रही तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, जिनके भी परिणाम आ गए उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और जिस तरह से किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वैसा संघर्ष हम भी पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ते रहेंगे, सड़कों पर लड़ते रहेंगे और इस प्रदेश की युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एनडीए गठबंधन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तगड़ा झटका दे दिया। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने एनडीए गठबंधन से किनारा कर ही लिया है और फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पहली पार्टी या पहले नेता नहीं है जिन्होंने ऐसा कदम उठाया। इससे पहले एक लंबी फहरिस्त है नामों की जो एनडीए गठबंधन का साथ शनै शनै छोड़ते चले हैं। हर इंडिया अलायंस का मकसद आपस एक दूसरे को कमजोर करना है तो ठीक है ना, अब हम इन सीटों पे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को कमजोर करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके आपको क्या मिलेगा? ये तो पहले ही 3 सीटें इंडिया अलायंस के पास हैं। अगर इनमें से कोई सीट बीजेपी के पास होती या बीजेपी के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके पास होती, हम जरूर उन पे बात करते। और चलिए इस झटके से पहले और कितने झटके एनडीए गठबंधन को मिले हैं ये भी जानेंगे और जानिए ये भी कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन खत्म हो जाएगा। दरअसल इससे पहले दिल्ली पंजाब में एनडीए गठबंधन के एक दल आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला की खबर हमने आपको दिखाई ही कि अब वो एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं और पूर्व मंत्री मुश्ताक बुखारी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ये भी बता दें कि मुश्ताक प्रमुख पहाड़ी नेता हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने से खुश होकर वे भाजपा में शामिल हुए। तो वहीं बिहार को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन से अलग हो चुके हैं, जबकि इसकी शुरुआत, इसके प्रणेता बनकर यही नीतीश कुमार आए थे जब बिहार के पटना में एनडीए गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। ये सूत्रधार हुआ करते थे और सूत्रधार ही अब सूत्र से अलग हो गए हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के बीजेपी के खिलाफ एकजुट किए जाने का जो आंदोलन शुरू किया था वो ठंडा होता नजर आ रहा है और अब वे खुद 28 जनवरी को एनडीए में शामिल होकर इसे तार-तार कर चुके हैं। मतलब साफ है कि एनडीए गठबंधन अब टूट की कगार पर है और इन हालातों को देखकर यह कहा जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन खत्म हो जाएगा तो शायद आप भी इसमें सहमति नहीं भरेंगे। और निश्चित रूप से ये सहमति करने योग्य खबर भी है और लगभग ये दिखाई भी दे रहा है। और बढ़ते आगे, कांग्रेस, जोगी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से मोहभंग होने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। पूर्व मंत्री विधान मिश्रा, पूर्व विधायक प्रदीप मिश्रा सहित 500 कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए हैं। बस्तर, रायगढ़, महासमुंद और सहित अन्य जिलों से लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे, भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, सांसद सुनील सोनी सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इनकी मौजूदगी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। 2 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत अनुशासन से प्रभावित होकर और आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर जो जन जन तक लाभ पहुंचा रही है, देश को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को विकसित करने की दृष्टि से, देशवासियों को खुशहाल करने की दृष्टि से और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरीके से
आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से जो मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो हमने अपनी बात चुनाव प्रचार में रखी थी विधानसभा के समय, सारी कल्याणकारी योजनाओं को एक एक करके जनता के हित में निर्णय लेते हुए और जो घोषणाएं की थी उसको पूरा करने का काम किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीएम साय के बड़े बयान के। पीएससी घोटाले के आरोपी बचेंगे नहीं, ये बड़ा बयान सीएम साहब ने दिया है। सीबीआई को सौंपा जा चुका है केस, ये भी सीएम साहब ने कहा है, तो आरोपी अब बचेंगे नहीं। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का यह बयान आया जिसमें उनका कहना है कि धान के अंतर की राशि की व्यवस्था हो चुकी है। महतारी वंदन योजना को लेकर सीएम ने कहा कि 60 लाख से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। आचार संहिता के पहले 12,000 की राशि देना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। 60 लाख से अधिक महिलाओं को आवेदन दिए जाने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि आचार संहिता लगने से पहले, लोकसभा चुनाव चुके आ रहे हैं तो ऐसे में उससे पहले ये राशि वितरण शुरू हो जाएगा। जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था पिछली सरकार के द्वारा, तो उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि सरकार बनेगी तो सीबीआई से जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीबीआई को सौंप चुके हैं और उसमें एफआईआर वगैरह भी बच्चों के द्वारा हो गया है। बम्पर धान की खरीदी हुई है, 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और एमएसपी सबको मिल गया है। और जो अंतर की राशि है, अभी विरोधी लोग बहुत बोल रहे हैं कि आप लोग 3100 रुपया की बात की, लेकिन कब मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। महतारी वंदन योजना, उसकी भी शुरुआत हो गई है, फार्म भरे जा रहे हैं। 2 दिन पहले की मुझे जानकारी है 60 लाख से ज्यादा फार्म भरे जा चुके थे और इसकी भी व्यवस्था हो चुकी है। और इसको भी आचार संहिता लगने के पहले जो भी पात्र माताएं बहनें होंगी उनके खाते में मतलब 12,000 रुपया साल के हिसाब से भेजने का काम करेंगे। और बात करेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, बड़ी घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री ने और बड़ा आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए मोदी की गारंटी है, जो मैनिफेस्टो में था उसे एक एक करके इसे पूरा करने की कवायद है, बीजेपी लगातार कर रही है। और 2 महीने बीजेपी सरकार को बने हुए हैं और इस बीच कई वादों को उन्होंने पूरा किया, जिसमें एक मैनिफेस्टो में भी था कि जो पीएससी के घोटाले बहुचर्चित रहे हैं उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात रही, उसमें एफआईआर बाकायदा दर्ज की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई की जो एंट्री बंद थी तो उसे भी जो है सीबीआई को जांच को सौंपा गया है। और इसी तरह महतारी वंदन योजना जो मैनिफेस्टो में था, लगभग 60 लाख महिलाओं ने जो उन्होंने आवेदन किया है तो उसकी स्क्रूटिनी अभी चल रही है और फिलहाल उनकी जो राशि है 12,000 वो किस्तों पर देने की बात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। साथ ही साथ 1,45,000 जो मैट्रिक टन जो धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है और उसमें जो समर्थन मूल्य पर जो धान देना था एमएसपी पर, वो मूल्य तो धान रकम का दे चुके हैं, पेमेंट हो चुका है भुगतान, लेकिन जो अंतर की राशि है उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार ने कर ली है और सीधे खाते में डालने की व्यवस्था है वो कर रही है। तो ये बड़ा बयान कहा। और इसका असर भी आगे लोकसभा चुनाव पर क्या देखने को मिलेगा ये भी देखने की बात होगी, क्योंकि आचार संहिता से पहले महतारी वंदन योजना का भी प्रभाव में आने की बात खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रायसेन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यात्री बस ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में पूर्व सरपंच पति चतर सिंह वंशकर की मौके पर मौत होना बताई जा रही है। दरअसल गुस्साए लोगों ने चार्टर्ड बस में तोड़फोड़ भी कर डाली। मृतक सरपंच पति ग्राम माखनी का निवासी बताया जा रहा है। विदिशा रायसेन मार्ग के घाटला की ये दुर्घटना है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हालांकि लोगों का चक्का जाम भी वहां पर देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कैसे हादसा हुआ, ज्यादा जानकारी। जी, बिल्कुल आशीष, देखिए मोदी की गारंटी है, जो मैनिफेस्टो में था उसे एक एक करके इसे पूरा करने की कवायद है, बीजेपी लगातार कर रही है। और 2 महीने बीजेपी सरकार को बने हुए हैं और इस बीच कई वादों को उन्होंने पूरा किया, जिसमें एक मैनिफेस्टो में भी था कि जो पीएससी के घोटाले बहुचर्चित रहे हैं उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात रही, उसमें एफआईआर बाकायदा दर्ज की गई है। साथ ही जो मैट्रिक टन जो धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है और उसमें जो समर्थन मूल्य पर जो धान देना था एमएसपी पर, वो मूल्य तो धान रकम का दे चुके हैं, पेमेंट हो चुका है भुगतान, लेकिन जो अंतर की राशि है उसकी भी व्यवस्था कर ली है। और इसी तरह महतारी वंदन योजना, जो मैनिफेस्टो में था, लगभग 60 लाख से ज्यादा फार्म भरे जा चुके हैं और इसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार ने
बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए, ये रफ्तार का कहर है यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। और जो तेज रफ्तार बसें हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए जानलेवा बन रही हैं। यही घटनाक्रम सामने निकल के आया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो सरपंच है, पति है पूर्व माखनी के, यहाँ पर चतर सिंह वंशकार, इनकी यहाँ पर दुर्घटना में मौत हो गई है। और ये बस ने इतनी तेज रफ्तार कहर था कि बस जो बाइक है वो बस के नीचे आ गई और उसको कम से कम 50 से 60 फीट यहाँ पर बाइक से जो चालक उसको घसीटा है। इस घटना में कहीं ना कहीं दुखद मौत हो गई है और जो उसके पैर भी कट के यहाँ पर अलग हुआ है। इसके बाद घटना के बाद कहीं ना कहीं गुस्सा लोगों ने यहाँ पर मौके पर पहुंचे और बस में तोड़फोड़ कर दी। हालांकि जानकारी लगते हैं यहाँ पर जो कोतवाली टीआई है मनोज सिंह, वो पुलिस बल के साथ यहाँ पर मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर हटाया, लेकिन जब तक बस में टूट-फूट हो चुकी थी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर घटना दिखा रही, काफी दुखद घटना है। रात देर शाम की ये घटना बताई जा रही है। यहाँ पर सरपंच प्रतिनिधि की यहाँ पर मौत हो गई है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, ये रफ्तार के कहर मध्य प्रदेश में लगातार दिख रहा है। जिस तरह के गुना में जो हादसा हुआ है, मध्य प्रदेश की सड़कों पर कहीं ना कहीं जो बसें दौड़ रही है, मौत का आगोश में कई लोगों को ले रही है। और कहीं ना कहीं जांच के विषय भी होती है कि जिस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल यहाँ पर नहीं होती है, और बसों में भी हमने आवाज आ रही है जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तबादलों की बात करते हैं हम। प्रशासनिक फेरबदल लगातार हो रहा है। पुलिस विभाग में तबादले हुए हैं। 25 निरीक्षक, 137 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 10 एएसपी डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया गया है और इसमें जो रद्दोबदल किया गया उसके मुताबिक करीब 25 निरीक्षक और 137 उप निरीक्षकों का तबादला किया गया है। और सीहोर से बड़ी खबर, सीहोर में एक महिला पर चाकू से हमले का मामला। आष्टा के मुख्य बाजार में दिन दहाड़े ये हमला किया गया। फिलहाल गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीसीटीवी में 4 आरोपी भागते हुए भी नजर आए हैं। वो भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने सीहोर की, जहां पर महिला पर चाकू से हमला हुआ। उसके बाद ये आरोपी भागते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े ये हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। और रीवा में मेले में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले। मारपीट की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। वसंत उत्सव में यह बवाल हुआ जहां पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। जानकारी मिल रही, मारपीट की वजह से माहौल जो है कुछ देर के लिए अव्यवस्थित बन गया था। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में लाठी डंडे तक चल गए। और आप देखिए, बवाल के दौरान जो तस्वीर देखने को मिली, काफी लोग वहां पर मौजूद थे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वसंत उत्सव में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। रीवा में ये मेला लगा हुआ है। रीवा से जानकारी हम आपको बता रहे हैं, 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट की वजह से वसंत उत्सव कार्यक्रम में काफी देर के लिए अफरा तफरी का सा माहौल बना हुआ था। और अगली खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने मौत की पुष्टि कर दी है। दमकल की 22 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई और ये बड़ा हादसा हो गया। देखते देखते आग ने विकराल रूप लिया और इसमें 7 लोगों की जान चली गई। धमाके के बाद आग का तांडव आप देख सकते हैं कि कितनी तेज आग की लपटें, काला स्याह धुआं उठता हुआ यहां से दिखाई दे रहा है। काफी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 7 लोगों की जान जा चुकी थी। आगे बढ़ेंगे, हरदा का जिक्र करेंगे। यहां पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजेश और सोमेश अग्रवाल की फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई है। कई क्विंटल पटाखे और केमिकल भी जब्त किए गए हैं। दरअसल पीपल पानी, गुजरगांव और रेहटा खुर्द इलाके में फैक्ट्रीज हैं। प्रशासन ने पहले ही इन्हें सील कर दिया था। और खबर बलौदाबाजार से, जहां धड़ल्ले से ईंट भट्टे का अवैध तरीके से संचालन जारी है। कलेक्टर और खनन विभाग की कार्रवाई भी देखने को मिली और कार्रवाई के बाद भी यहां पर किसी भी तरह का अवैध काम रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिना चिमनी और नियमों को अनदेखा कर यहां पर अवैध ईंट भट्टे जारी हैं।
गिधौरी और पलारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना चिमनी के अवैध ईंट भट्टे चल रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है कि ऐसे कहीं पे भी जो अवैध ईंट भट्टा चल रहा है उसके ऊपर हम लोग उसको रोक सके। आपके द्वारा जो संज्ञान लाया गया निश्चित तौर पर वहां भी टीम भेज के इसकी जांच कराई जाएगी। और बढ़ते आगे, जांजगीर चांपा में 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत स्कूल्स में नुक्कड़ नाटक, गीत, रंगोली, चित्रकला जैसी एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस इस दौरान हेलमेट बाइक रैली, यातायात जागरूकता रैली, नेत्र परीक्षण शिविर, लर्निंग लाइसेंस बनाने के शिविर भी लगा रखा है। विभाग इस दौरान लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। एक माह तक लगातार सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया था। आज उसका समापन समारोह था। सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए उनसे अपील की गई है और जिसमें कई प्रकार से कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें स्कूलों में ये जाकर चित्र। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब आपको 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।